हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी अब एग्ज़ाम शीट भी आ गई है, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आ गई है, एक्सटर्नल की डेट आ चुकी है। अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। सेकेंड सेमेस्टर वालों की मैं बात कर रहा हूँ एमबीए के, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये अपना सब्जेक्ट चल रहा है। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट आज कंप्लीट कराने के और फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट कराने के पूरे मैं मूड में हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो दोनों ही चीज़ें हमारी ओर से डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी आपको भी है, जल्दी मुझे भी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की। आप सभी का मतलब इतना प्यार है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सारे वीडियो कंप्लीट हों, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको देख सकें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिले। पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका हूँ, बेसिक इसके फंडामेंटल सिखा चुका हूँ। आज कैश फ्लो से डायरेक्ट बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो और एक बात और, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाएंगे इस बार। कहीं पे हमारे कभी एक दो पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं बैठे, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि 100% हम एक्यूरेसी के साथ आपको बहुत से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी पैरेलल काम चल रहा है, वो भी मैं 4-5 दिन के अंदर अपलोड करना शुरू करूंगा ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे और ज़्यादा एम्फेसिस कर सकें, ठीक है। चलिए अपन शुरू करते हैं। हाँ, तो कैश फ्लो ऑलरेडी मैं बेसिक मीनिंग बता चुका हूँ, पार्ट 1 के अंदर डिटेल में हमने बात करी है। अब कैश फ्लो बेस्ड मॉडल पे बात करेंगे कि कैश फ्लो निकालना है भैया हमको। कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात चल रही थी यहाँ पर और कैश फ्लो बेस्ड मॉडल है। अब कैश फ्लो क्या मतलब कि कितना पैसा आया। अब उसके अंदर भी 2-3 मेथड है, सारे देखेंगे, साथ के फॉर्मूला भी देखेंगे और सबके न्यूमेरिकल का वीडियो भी मैं अलग से अपलोड करूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। जल्दी से जल्द कोशिश कर रही है, मतलब मेरे को बहुत जल्दी है इस बार। तो अब आपका सिलेबस, मेरी पूरी कोशिश है कि जून तक ही आपके सारे वीडियोस अपलोड हो जाएं। जुलाई में केवल आपके पास रिवीजन का टाइम रहे, हम सब कुछ कंप्लीट करके एक बार तो बैठ जाएं। जुलाई में आपका कोई डाउट क्लियरिंग सेशन हो, कुछ इस तरीके की लाइव क्लासेस हो, कुछ नया करेंगे इस बार, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, कुछ मेहनत का काम करेंगे। पूरी कोशिश यही है, ठीक है। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में क्या है, कन्वेंशन कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, सीरीज ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड कैश। पहले बेसिक याद कर लेना। कैश इन कब होती है, जब सेल्स होता है, जब परचेज रिटर्न होता है, जब कमीशन आता है, जब इंटरेस्ट मिलता है, तो कैश इन होती है। आउट कब होती है, जब परचेज होता है, जब सेल्स रिटर्न होता है, जब सेल्स रिटर्न होता है, जब परचेज होता है, जब हम कोई बिल पेमेंट करते हैं, जब कोई सैलरी वेजेस कोई एक्सपेंसेस देते हैं, तो आउटवर्ड ऑफ द कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस जब हम फिक्स करते हैं तो कैश इन और आउट देखते हैं ओवर अ टाइम, किसी टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि एक बेसिकली तो 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। ओनली वन चेंज इन द कैश फ्लो डायरेक्शन। A convention cash flow for a project or investment typically structure as the initial outlay outflow followed by a number of inflows over a period of time। बस केवल इसमें इतनी थ्योरी याद रखनी, कैश इन कैश आउट के फ्लो को ध्यान में रखा जाता है फॉर द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैश फ्लो क्या है, बेसिक मीनिंग आ गया वापस से कैश फ्लो का, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कराया है, इसलिए सेकंड पार्ट में अब यहाँ से ओरिजिनल शुरू हो रहा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमको डिसाइड करती है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, हमको वेदर इट प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट अ पर्टिकुलर कंपनी, यस और नो। बेसिकली इस इक्वेशन का यही मतलब है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेट अस एज्यूम द आर रेफर्स टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम, ठीक है। टैक्स रेट, टी रेफर्स टू द टैक्स रेट एंड द सी रेफर्स टू द कॉस्ट एंड डी रेफर्स टू द डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों एक बात याद दिलाना, इंपॉर्टेंट बात है, भले आपको पता होगी लेकिन मेरा फर्ज है फिर से बताना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन यानी कोई प्रोडक्ट को हम यूटिलाइज करते हैं इस बोर्ड को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू में कोई डिक्रीमेंट आता है, यानी कि इसकी कीमतों में कुछ कमी आती है, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, 20,000 में आपने मोबाइल फोन खरीदा होगा, 10,000 में खरीदा होगा, 15,000 में खरीदा होगा, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, वो जो चलाया आपने वो फोन जो यूटिलाइज करा, उससे उसकी जो वैल्यू में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको हम P&L में चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। ये आप सारी चीजें फर्स्ट में सीख चुके हो, कॉमर्स वालों को तो रटी भी है।
अब इसको चार्ज करते हैं, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंसेस होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, याद रखना, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, पैसा जाता नहीं है लेकिन हम चार्ज करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? वापस से जोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन क्यों जोड़ते हैं? बेसिक कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, पैसा गया नहीं लेकिन हमने एक्सपेंसेस में इसको चार्ज कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा। इसके ऊपर मैंने फर्स्ट सेम में बहुत डिटेल में बात करी थी, इसलिए अभी इसको शॉर्ट में मैंने बता दिया। By arranging the above variable, formula of the following obtain R minus C, revenue minus cost, revenue minus cost, यानी कि 100 रुपए कमाए, 20 रुपए की लागत थी। भैया कितना कमाए? 100 रुपए कमाए, लागत कितने की थी? 20 रुपए की थी। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपए का हुआ। इन आया, यानी कैश फ्लो कितना हुआ? इन हुआ। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, यहां तक अब दिखने लग गया होगा। ठीक है, ठीक, हाँ। प्लस डी, अब 1 माइनस टी लिखा है। 1 माइनस टी मतलब कि टैक्स जो होगा 1 से माइनस किया जाता है, बेसिकली टैक्स रेट से संबंधित है ये। प्लस डी, प्लस डी का मतलब जो डेप्रिसिएशन है उसको वापस से अपन जोड़ देंगे। टैक्स रेट मतलब 1 माइनस डी 0.8 कुछ आया, 80%। तो इसका अगर मैं इसका 20% ले लेता हूं या 10% ले लेता हूं, 1 माइनस टी, तो 8 रुपीज इसका टैक्स का कैलकुलेट हुआ, तो 72 रुपीज हमारा बचेगा। अभी जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना तो बहुत आसानी से उड़ा देंगे, चिंता मत करना। और R माइनस सी 1 प्लस डी टी, ये एक इन्फ्लेशन इफेक्ट आ गया। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, जो कीमतों में वृद्धि होती है, जो परचेसिंग पावर में कमी आती है, और जिस वैल्यू का, जैसे कि ये प्रोडक्ट मान लेते हैं मार्कर 25 रुपीज़ का है, वैसे तो 600 रुपीज़ का है, 600 रुपीज़ का, अगले साल इसकी वैल्यू 630 हो गई, जो 30 रुपीज़ बढ़े, यानी 5% जो बढ़ा, दैट इज इन्फ्लेशन। दैट इज इन्फ्लेशन, जो कीमतों में वृद्धि होती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट और कॉम्पिटिशन और अनदर थिंग्स, है ना, ये दैट इज इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन डज नॉट इम्पैक्ट डीटी। डीटी क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और टी क्या है? टैक्स। डेप्रिसिएशन और टैक्स पे इम्पैक्ट नहीं होता है इन्फ्लेशन का। ये एक फॉर्मूले के अंदर आप याद रखना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। आर माइनस सी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 1 माइनस टैक्स इनटू कर दिया, प्लस डी, डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, और इक्वल टू आर माइनस सी 1 माइनस डी प्लस डी टी। क्लियर है? दोनों की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको केवल अभी आपको यहाँ पे समझना है, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब कैश फ्लो के भी कुछ टाइप्स हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। पहले बुकिश दिखा देता हूँ, उसके बाद मतलब समझाऊंगा। बुकिश क्या कह रहा है? इट इज द वैल्यूएशन मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन फ्यूचर कैश flow. DCF analysis attempt to figure out the value of investment today based on the projection how much money will generate in the future. Expected cash flow, discounted cash flow का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज आपने 5,000 रुपए खर्च किए। कितने? 5,000 रुपए खर्च किए 2022 में, और 2030 की मैं बात कहता हूँ, वहां भी आपने 5,000 रुपए खर्च किए। आपका एक्सपेंसेस कितना था? 5,000 रुपीज। तो क्या ये दोनों सिमिलर है? अरे आप कहोगे सर कहाँ से सिमिलर है? उस समय चीजें अलग होगी, उस समय इन्फ्लेशन रेट अलग होगी, उस समय परचेसिंग पावर अलग होगी, अभी की परचेसिंग पावर अलग है। सो दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आज के 5,000 उस समय के कितने हैं, इसका अनुमान डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर लगाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। द फ्यूचर वैल्यू, द फ्यूचर वैल्यू। आगे बढ़ता हूँ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो याद भी करवा देता हूं मैं, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला भी याद करा दूंगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? CF लिखा है 1, द कैश फ्लो ऑफ द ईयर 1। कैश फ्लो का मतलब क्या है? आउट में से इन घटा देना है, आउट में से इन घटा देना है। वैसे आपको यहाँ पे हमेशा एग्जाम में इन ही दिया हुआ होगा कि डायरेक्ट दिया होगा कैश फ्लो कितना है? 10,000 रुपए है। पहले साल 10,000, दूसरे साल 15,000, तीसरे साल 20,000। सॉरी, एक जीरो ज्यादा लग गया। 15,000 और नेक्स्ट ईयर 20,000। ठीक है, ये हो गया कैश फ्लो, ये डायरेक्ट दिया हुआ होगा, आपको कोई परेशान। द कैश फ्लो फॉर द ईयर 2, द कैश फ्लो फॉर द ईयर
3 और एडिशनल द डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट मतलब आज जो 5,000 खर्च कर रहे हो वो आने वाले साल में कम हो जाएगा, आने वाले साल में कम हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू क्या होती है? कम होती चली जाती है फ्यूचर के अंदर, है ना। बहुत सारे पैरामीटर है, केवल अभी तो इसको इतना सा याद रख लो क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट है कि वैल्यू कैसे कम हो रही है, डिस्काउंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो हमने 5,000 अभी जो 5,000 है वो फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए अपन उसको अभी डिस्काउंट से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 + r + 1 1 + r यानी 1 + 10 11 की पावर 1 11 की पावर 2 11 की पावर 3 और ये इसी तरीके से अपन कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे और वो 11 / 100 भी आएगा। अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अभी अपन को क्या याद रखना है? CF याद रखना है, CF याद रखना है 1 + r और यहाँ पे अपन को पावर देनी है 1, बस इतना याद रखना है। अगले साल की वैल्यू निकालनी है, CF याद रखना है 1 + r और फिर पावर दे देनी है 2। जितने साल की होगी उतने साल की वैल्यू पावर में आती जाएगी, सॉरी पावर इधर आएगा, है ना, वरना बच्चे बोलेंगे सर पावर तो आपने ब्रैकेट इधर लगाना चाहिए था। इतना बुकिश हो जाते हैं बच्चे कि क्या करें अब उसका, तो ठीक है, क्लियर है ना। कोई इसमें इतना बड़ा अच्छा मतलब परेशान होने वाली बात नहीं। अगला क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब एक तो हो डिस्काउंटेड वैल्यू जिसके अंदर हम फ्यूचर के डिस्काउंट की बात करते हैं, जिसमें हमको डिस्काउंट रेट पता होती है। अब किसी में हमको डिस्काउंट रेट नहीं पता, इसमें हमको क्या पता है? मतलब पता तो है बट एग्जैक्टली दूसरे फिलोसोफर्स, अब ये डिफरेंट फिलोसोफर्स ने कहा कि जो 5,000 है वो आज से उसका डिस्काउंट मत करो, पहले का 50,000 पकड़ो, मतलब आने वाले 10 साल का 50,000 पकड़ो, उसकी आज की करंट वैल्यू लो। एक में अपन आज के 5,000 को 50,000 बना रहे थे, एक में 50,000 को 5,000 बना रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या? देखो न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन थ्योरी अभी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे, है ना। चाहता तो दोनों एक साथ में करा सकता था, लेकिन अभी थ्योरी एक बार देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल के अपने को जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है और बेसिक से शुरू करना है वहां पे भी मैं दिखा दूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? नेट वैल्यू में भी डिफाइंड द एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो stream of the benefit over the outflow. The cash flow project are the discounted sum desired rate of return which is evaluate the cost of capital। मैंने आपको बोला था आउटफ्लो में से इनफ्लो घटा देते हैं, उसी को ही कैश फ्लो बोलते हैं। तो इन्होंने भी यही बोला है, आउटफ्लो यानी कि 10 रुपए गए और 50 आए, तो इनफ्लो कितना हुआ? कैश फ्लो कितना हुआ? 40 का। 10 रुपए लगाए और 50 आए, मतलब 10 रुपए का खर्चा कर दिया, 10 रुपए की सैलरी बांट दी, 10 रुपए का प्रोडक्ट ले आए, 10 का चीज 50 में बेच दी, तो 40 का कैश फ्लो हुआ ना। गल्ले में तो अभी 40 रुपए दिखाएगा, ये 40 को कैश फ्लो बोलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब इसके अंदर क्या है? एनपीवी, फॉर्मूला क्या है? आरटी। वहां पे भी कैश फ्लो ले रहे थे, यहाँ भी कैश फ्लो ले रहे हैं, नेट कैश फ्लो, इसको बोल दिया आरटी, और डिवाइड बाय डिस्काउंटेड रेट 1 - टी, और टाइम ऑफ कैश फ्लो डायरेक्ट इसमें टी, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स डायरेक्ट लिख देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सम करेंगे, क्वेश्चन ऐसे निपटाओगे आप, मेरे का यकीन करना, आप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल निपटाओगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं। अगला पढ़ते हैं, आईआरआर रेट ऑफ रिटर्न है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये थोड़ा सा इसका फॉर्मूला आपको गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन कोई भी चीज गंदी नहीं है, मैथ्स के अंदर सब चीजें आसान है, केवल समझना आना चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है? ये एक तो डिस्काउंटेड फ्लो था, एक उसके अंदर कह रहा है आपको डिस्काउंटेड फ्लो के अंदर आपका पहला वाला क्या कह रहा है? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कर लो आप। दूसरा कह रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मत निकालो आप, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करो। अलग अलग फिलोसोफर ने दी। इन्होंने कहा मे बी डिफाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप जो पैसा लगाओगे आप उसकी पैसे की वैल्यू कैलकुलेट मत करो, आप उसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट दोनों कैलकुलेट करो, यानी उस पर ब्याज भी तो मिलेगा। आज एक मकान बन रहा था, देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मकान बन रहा था, मैं गया मकान देखने, उसने कहा सर 15 लाख का मकान बन रहा है। तो मैंने कहा और कितना समय लगेगा? तो बोले सर 1 साल और लग जाएगा। तो मैंने कहा 1 साल और लग जाएगा, थोड़ा सा ब्लिंकनेस आ रही, हाँ अब ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा 15 लाख का 1 साल और लग जाएगा? उसने कहा हाँ सर 1 साल और लग जाएगा। तो मैंने कहा फिर कितने और पैसे लग जाएंगे? सर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो है। सुनना, 15 लाख में मकान बन रहा था, 5 लाख रुपए 1 साल के और लगाएगा, 20 लाख के अंदर उसका 1 BHK 2 BHK जो भी प्लॉट साइज थी वो तैयार हो रहा है।
उसके अनुसार उसकी कॉस्टिंग क्या आई, 20 लाख रुपीज आई। वो बंदा क्या कह रहा है कि सर मेरी कॉस्टिंग क्या आई, 20 लाख रुपए आई, मटेरियल लेबर सब मिला के, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग 20 लाख रुपए नहीं है। जो 15 लाख रुपए उसने लगा दिया उस पर 2% ब्याज मिलता है मार्केट रेट के हिसाब से। बाकी तो एफडी कराओगे तो 6-6.5% है, मतलब आधा % है। अदर म्यूचुअल फंड कराओगे 10% है, बट मार्केट रेट में 2% नॉर्मल सोचता हूँ। तो 15 लाख का 2% यानी 30,000 रुपये महीना उसका नुकसान हो रहा था। आप देखोगे तो 3,60,000 रुपये उसका एक साल में कॉस्टिंग ज़्यादा आई, तो उसका जो मकान रहा वो बना है 23,60,000 में मेरे अकॉर्डिंग। एक कॉर्पोरेट फाइनेंस के पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी जो कॉस्टिंग आई वो 24 लाख अराउंड आई, जबकि उसको ऑन पेपर में दिख रहा है 20 लाख। तो यही तो फॉलो का फंडा कह रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की आप इंटरेस्ट का भी ध्यान रखो। चलिए आ जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर, है ना, एनपीवी टू 0। अब यहाँ पर सिग्मा लिखा है, यानी कि हमको टोटल लगानी है CT 1 + RT - CO। अब क्या है CT का मतलब, सीटी का मतलब है नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड। नेट कैश इनफ्लो मतलब आउटपुट में से इनपुट घटा देना है ना, या इनपुट में से आउटपुट घटा देना। वैसे इनपुट में से आउटपुट ही ज्यादा कम होगा, इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा। ज्यादा में बेचेंगे ना हम कोई भी चीज आएगी, यानी 1000 की चीज हम 5,000 में बेचेंगे, 6,000 में बेचेंगे, तो इनपुट कम होगा आउटपुट ज्यादा होगा। सॉरी, इनपुट ज्यादा होगा आउटपुट कम होगा, मतलब कि सेल्स का अमाउंट ज्यादा होगा, परचेस का अमाउंट कम होगा। तो नेट निकालना है। यहां तक तो अपने सब में कॉमन चल रहा था, 1 + R डिवाइड बाय पावर रख दी T, ये भी बराबर चल रहा था। R और T क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन, माइनस CO। CO क्या है, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कि पहले आपकी कॉस्ट कितनी आई थी, है ना, शुरुआत में जब आपने प्रोजेक्ट में करा था, प्लस नंबर ऑफ टाइम पीरियड। अब ये नंबर ऑफ टाइम पीरियड क्या है, T, यानी नंबर ऑफ टाइम पीरियड, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, यहाँ पे टोटल ले लेना है अपन को। अब अपन इसको जब एग्जाम में देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तब इसको आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर याद रख लेना सिग्मा CT 1 + RT - C0। बहुत सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला इसका टिपिकल है, लेकिन थ्योरी भी अभी मेरे को करानी जरूरी। जल्दी न्यूमेरिकल वाला भी पोर्शन इसका लेकर आ रहा हूँ मैं, फर्स्ट यूनिट का स्पेशली, है ना। उसके भी हो सकता है उसके 3 या 4 पार्ट बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा है न्यूमेरिकल और मेरे को सारे कवर अप कराने, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप तक सारा मैटर पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट है CAPM मॉडल। अब CAPM मॉडल क्या है, CAPM मॉडल को आप अगर समझेंगे तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। अभी अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर एक मॉडल है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि किसी रिस्क है 10% की, कोई बिजनेस डूबने की रिस्क है 10% और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, तो एक्चुअल में मेरे को गेन कितना हो रहा है, 2% का ही हो रहा है। For the assets particular state, CGPM is widely known throughout the finance pricing risky security generating, यानी कि जब भी हम मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ ना, CAPM मॉडल यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये CAPM मॉडल मुझे क्या बताता है कि रिस्क बताता है। इसमें एक वर्ड है याद रखना, जिसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। इसको शायद ऐसे लिखते हैं ना, ये थोड़ा सा डबल जाता है, लिखते हैं, छोड़ो अभी कैसे लिखते हैं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बीटा होता क्या है। बीटा वैल्यू, बीटा वैल्यू का मतलब क्लास के 50 बच्चे हैं, है ना, 50 बच्चे एक बात से सहमत हैं, और देखा जाता है कि किसी एक व्यक्ति का उससे कितनी सहमति है या असहमति है। उसकी जितनी सहमति होगी, यदि वो 100% के एक नंबर बोला जाता है, यदि वो 1 से कम है तो मतलब वो क्लास से जुड़ा हुआ है, और 1 से ज़्यादा है तो वो क्लास से हटा हुआ है। मतलब सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। इसमें शेयर मार्केट का ही एग्जांपल लेना होगा। जैसे सेंसेक्स है, पूरा मार्केट है सेंसेक्स, ठीक है, 30 टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है। अब ये मार्केट में तो क्या हुआ, आज 300 पॉइंट्स डाउन चला गया, ये मार्केट, पूरा मार्केट डाउन चला गया। कितने पॉइंट, 300 पॉइंट। लेकिन भैया एक जो शेयर थे, मान लेते हैं मिस्टर पिंटू लिमिटेड के शेयर, वो एवरेज अगर वो भी डाउन जा रहे हैं पॉइंट्स में, अगर 300 अगर मान लेते हैं और 300 पॉइंट
5% डाउन गया, मान लो कितने 0.5%, तो ये भी पॉइंट अगर 10% चला गया तो इसका इससे कंपेयर किया जाता है। बीटा यानी कि बेसिकली अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड द ग्रुप ऑफ द पीपल। वापस से बोलता हूँ, बीटा इज बेसिकली अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड द ग्रुप ऑफ द पीपल। जो मिस्टर पिंटू की कंपनी है वो मार्केट बढ़ने पे कितना बढ़ जाती है और मार्केट घटने पे कितना बढ़ जाती है। अगर ज्यादा बढ़ जाती है या ज्यादा कम हो जाती है तो बीटा की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क ज्यादा है। मार्केट 300 पॉइंट गिरा लेकिन ये वाली कंपनी 2000 पॉइंट गिर गई, यानी कि मार्केट मान लो 5% ही गिरा लेकिन ये कंपनी 25% गिर गई, तो इसमें बीटा वैल्यू हाई आएगी। यानी अगर ये 0.5 इक्वल होता है तो 1 होती है, तो 1 से अगर कम है, फ्लक्चुएशन 1 से कम है तो रिस्क कम होती है और 1 से ज्यादा होती है तो रिस्क ज्यादा होती है। तो कभी भी कोई शेयर खरीदे तो जरूर चेक करें कि उसकी बीटा वैल्यू कितनी है। अगर वो 1 से कम है यानी कि वो लो रिस्क मॉडरेट रिस्क का शेयर है। इतनी बात समझ में आई। सीएपीएम मॉडल में हम यही चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? तो बीटा इज द, आगे बीटा की लिखी है, बीटा इज द स्टैंडर्ड सीएपीएम मेजर दैट सिस्टमैटिक रिस्क इट गॉड्स टेंडेंसी टू द रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी टू मूव द पर्टिकुलर विद द रिटर्न ऑफ द स्टॉक। अच्छा, इसकी जस्ट पीपीटी में आ रही है, ग्रुप पे है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे। बीटा इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी। बीटा इज द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक टू चेंजेस द ओवरऑल स्टॉक। ओवरऑल स्टॉक का मतलब पूरे मार्केट से बात कर रही है। डिस्क्रिप्शन बीटा मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्टॉक प्राइस चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। रेस्पॉन्सिवनेस कितना गिर रहा है कितना बढ़ रहा है, बिल्कुल वही एग्जांपल लिखा है जो मैं यहाँ आपको समझाया है। आगे बढ़ो, चलिए। तो सीएपीएम मॉडल के अंदर क्या कह रहा है कि 1 से कम बीटा रखो। अगर 1 से कम बीटा आपका आ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 से ज्यादा आ रहा है तो नहीं कर सकते। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है। सीएपीएम मॉडल है, ठीक है, सीएपीएम मॉडल है, उसके अंदर क्या बोल रहा है? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसके अंदर क्या कह रहा है? एक तरफ तो रिटर्न लिखी हुई है, वाई एक्सेस पे रिटर्न लिखी हुई है, एक्स एक्सेस पे रिस्क लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ बच्चे, सर यहाँ वाई नहीं आएगा, यहाँ एक्स आएगा। अरे भैया, वहाँ पे राम भी लिख सकता हूँ, रहीम भी लिख सकता हूँ, वो केवल एक्सिस का नाम है एक्स और वाई। वहाँ पे जेड भी लिख सकता हूँ, पी भी लिख सकता हूँ, क्यू भी लिख सकता हूँ। कभी भी इतने थ्योरिकल मत बनो कि आदमी को सोचने से ही फुर्सत नहीं मिले। एमबीए कर रहे हैं सभी, बीबीए कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ओपन रहो कि वहाँ क्यों लिखा है, क्या है, क्वेश्चन होना चाहिए। क्या वो नाम है क्या हमेशा ही परमानेंट वहाँ आता है? बुक में हमेशा दिया हुआ रहता है, इसलिए हमने रट लिया कि वहाँ एक्स आएगा वहाँ वाई आएगा। ऐसा नहीं है ना। तो रिटर्न क्या है? वाई एक्स पे लिख दिया मैंने, और रिस्क क्या लिखी? एक्स एक्स। मतलब दो ही चीजें होती है, एक होता है रिटर्न और एक होता है रिस्क। अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा होगी, रिटर्न कम है तो रिस्क कम होगी। देखो, रिटर्न कम होगा तो रिस्क भी कम होगी, बराबर है। रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगी, बराबर। पर कितनी बढ़ाई जाए ये हमको बीटा बताता है, बीटा ऑफ द मार्केट बताता है 1। अब यहाँ पर देखना, एक तरफ मार्केट रिटर्न लिखा है, एक तरफ रिस्क फ्री ट्रेड लिखा है। रिस्क फ्री ट्रेड मतलब कि इतना तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, ये उसने लाइन खींच दी है यहाँ से। और ये मार्केट रिटर्न आपका इतना मिल रहा है, रिस्क प्रीमियम यानी 3 से 9%। मतलब कि आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो, मतलब कि 6% तो मिलेगा। एक म्यूचुअल फंड है, कितना भी गिर जाए, कौन सा, स्मॉल एंड लार्ज, कितना भी गिर जाए 7% तो रिटर्न देगा ही देगा। ये 7% है उसका। अब आप उसके प्रीमियम पे मान लो 12% दे रहे हो प्रीमियम, तो 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो। ये 5% आपका मार्केट रिटर्न, क्यों? क्योंकि वो जब बढ़ेगा तो आपका मार्केट रिटर्न भी बढ़ेगा। आपका रिटर्न मान लो यहाँ पर 16% आ गया, पर आपने प्रीमियम कितना ज्यादा दिया है? 3% ज्यादा दिया है। तो यही तो रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर का प्रीमियम अमाउंट कहलाता है, यानी रिस्क प्रीमियम। यहाँ पर जब हम सीएपीएम मॉडल की बात करते हैं तो इसके अंदर एसेस किया जाता है कि बीटा वैल्यू कितनी आ रही है, क्या उससे कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, और रिस्क फ्री प्रीमियम कितना है, और रिस्क ट्रेड रिस्क प्रीमियम कितना है, रिस्क फ्री यानी कि ये वाला, ठीक है। ये आरडी, एफडी, पीपीएफ अकाउंट, ये सब यहाँ डिराइव करते हैं, ठीक, इस एरिया में। और ये ऊपर इसका फॉर्मूला ये रहा भैया, फॉर्मूला आ गया है। फॉर्मूला क्या लिखा है? आर एफ प्लस बीटा ई आर एम आर एफ। क्या क्या है देखो, ई आर यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? 12% मिलेगा, 14% मिलेगा, 16% मिलेगा।
रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न मैंने अभी आपको बताया था ना, ये है अपना रिस्क फ्री रिटर्न, ये वाला एरिया पूरा का पूरा रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आई है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मार्केट रिस्क 1%, 3%, 2%, ये बीटा के वैसे तो लेस देन 1 ही रहती है, ये हमेशा एग्जाम में अधिकतर तो गिवन आती है। अब आपके में क्या पैटर्न बैठेगा, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर लेंगे। वैसे बीटा वैल्यू निकालने के लिए टेबल भी आती है, ये निकली भी जाती है और दी हुई भी होती है, मतलब डिपेंड करेगा कैसे अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ई प्लस आर एम, ई प्लस आर एम एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, अब मान लो 16% मार्केट से मिलना था, माइनस आर एफ, आर एफ क्या है, आर एफ अपना रिस्क फ्री रिटर्न 16 माइनस, अब ये 8% मान लो, 8 मानूंगा तो वापस 60 आ जाएगा, 7 मान लेते हैं तो कितना बच रहा है 9%, 9% तो इधर आ गया। बीटा की वैल्यू से गुणा कर दिया, बीटा मान लो 1 है या 0.5 है या 0.2 है। अब यहां पर कितना मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं तो 9 इंटू 1 हो गया, और प्लस उसको प्लस कर दो। आरएफ क्या है अपना रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न 9 प्लस रिस्क फ्री रिटर्न कितना था 7, 16% का रिटर्न आ गया। कौन सी अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रहेगा 16% का रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके बीटा 1 है। अगर बीटा कम हो जाएगा, बीटा कम हो जाता, बीटा मान लो 0.7 होता, 0.5 होता तो यहाँ पर 4.5 आ जाता, और 4.5 प्लस 7 जुड़ के कितना बनता है 11.5 आ जाता है इसका आंसर। 11.5 नहीं भी निकालने आया हो तो परेशान मत होना, एग्जाम में अच्छे से अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। आर्बिट्रेचर प्राइसिंग थ्योरी, अब ये क्या कह रहा है, एपीटी मॉडल क्या कहता है, एपीटी मॉडल ये कह रहा है कि भैया अब मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल है ये बेस्ड ऑन आइडिया एसेट्स रिटर्न कैन बी प्रिडिक्टेड यूजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो और माइक्रो दो तरीके की इकोनॉमिक है, कौन सी, जब हम स्मॉल लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं तो माइक्रो, और जब बड़े लेवल पे कैलकुलेशन होता है तो मैक्रो, यानी कि जब नेशन लेवल पे स्टेट लेवल पे कैलकुलेशन होता है तो मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमी आता है। हाँ, इसके अंदर क्या है, इसको ये कह रहा है आर्बिट्रेजिंग कि एक लीनियर इक्वेशन के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न पता कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ये है आर एफ बीटा आरपी आरपी2 आरपीएम। अब आर एफ क्या है, आर एफ तो आपको पता ही है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा सा बड़ा करूं, ठीक है, हाँ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फिर रिस्क फ्री रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका मतलब हो गया आर। हाँ, फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, भैया इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो कितना मिलेगा। फिर रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न हमको पता है 6%, 7%, वही सीएपीएम मॉडल वाला, वही हमारा एरिया 7% का ये एरिया रिस्क फ्री रिटर्न वाला, ठीक है। हाँ, प्लस बीटा वैल्यू इनटू बीटा वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड, बीटा वैल्यू को रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड। अब रिस्क प्रीमियम क्या, जो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर रहा हूं फॉर द एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर रहा हूं एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए, वही तो रिस्क प्रीमियम हो गया। इसको जोड़ लिया, बीटा कोफिशिएंट निकाल लिया, बीटा दिया हुआ हो तो ठीक, नहीं दिया हुआ हो तो कैलकुलेट करना भी मैं सब बता दूंगा, ठीक है ना, टेबल से निकालना भी बता दूंगा, इधर उधर की सारी रामायण आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, 3-4 फॉर्मूला अभी तक अपन निपटा चुके हैं। अब ईवीए एनालिसिस, ईवीए एनालिसिस क्या कह रहा है, ईवीए एनालिसिस कह रहा है, अभी तक कौन कौन से देख लिया, आर्बिट्रेचर का देख लिया, बीटा वैल्यू से निकालना देख लिया, कैश फ्लो का देख लिया, कैश फ्लो में भी आईआरआर देख लिया, सिंपल वाला देख लिया, और एक कैश फ्लो का खुद का देख लिया। अब ईवीए मॉडल पे आ गए। ईवीए मॉडल क्या कह रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू मॉडल इज द मेजर ऑफ द कंपनी फाइनेंस परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द रेसिडुअल वेल्थ एंड कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इट्स कॉस्ट कैप्शन फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, टैक्स ऑन अ कैश बेसिस। अब ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब कि आपकी कंपनी आज 2 लाख की है तो क्या कल भी 2 लाख की रहेगी, नहीं रहेगी। तो अगर मैं आपकी कंपनी में आज के कैश फ्लो को इन्वाइट करके देखूंगा और सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाता, इसलिए कह रहा है कि इकोनॉमिक वैल्यू देखो, उसकी ग्रोथ परसेंटेज भी देखो, उसका टैक्स परसेंटेज भी देखो। ये भी एनालिसिस कह रहा है, सब ने अपने अपने एनालिसिस कहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या कह रहा है,
इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है सिंपल, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज लेना है, याद रखना, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब समझते हैं, जैसे कि ईयर लिखा मैंने 1990, 2000, 2022 लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका वेट, W से वेट मान लेना। यहाँ का वेट है 1, यहाँ का वेट है 2, यहाँ का वेट है 5। अब यहाँ पर कैपिटल मैंने इन्वेस्टमेंट करी, कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट करी, चलो थोड़ा सा कलर बदलें, हाँ कैपिटल इन्वेस्ट करी यहाँ पर मैंने 5000, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी मैंने 22 में 1000 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी मैंने 7000। तो अब ये देखिएगा, 7000 भी नहीं करते हैं, वहां पे 3000 कर देते हैं, 3000। तो वेटेड का मतलब डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस ये आता है कि वेटेड को कैपिटल में मल्टीप्लाई करा जाएगा हमेशा। तो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 5000 का मानेंगे, यहाँ पे 6000 का मानेंगे और यहाँ पे 5000 का मानेंगे। डिफरेंट ईयर्स में मैंने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन उसके वेट निकाल के, वेट दिया हुआ होता है, वेट निकाल के मैं आज एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ये टोटल लगाऊंगा और पता करूंगा कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना है। एक्चुअल में तो 5 + 3 8 8 + 1 9000 का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है 5 + 6 11 11 + 5 16000 का, ठीक है। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 9 है, देखो है ना डिफरेंस। ये वेटेड का फॉर्मूला है, एग्जाम में न्यूमेरिकल फिर कह रहा हूँ, आराम से सीख लेंगे। अब वेटेड एवरेज, अब उसका 16 / 3 कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, केवल इतनी सी बात अपन को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस, बहुत छोटा सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है अपना फर्स्ट यूनिट का। बहुत आसानी से थ्योरी के सारे पार्ट कवर हो गए हैं, बस न्यूमेरिकल बच रहा है, अपन करा देंगे। स्टार्टअप फाइनेंस क्या होता है, जब बिगिनिंग में अपन किसी की कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को कुछ जो फाइनेंस देते हैं वो स्टार्टअप फाइनेंस होता है। बेसिकली इतना ही याद रखना है, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कोई एस्टैब्लिश कंपनी, और कोई नई कंपनी आएगी तो वो स्टार्टअप फाइनेंस कहलाती है। स्टार्टअप फाइनेंस बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी इन दिस स्टेज इन्वेस्टर फाइनेंस, ये कौन करता है, एंजल इन्वेस्टर करते हैं, याद रखना कौन करते हैं, एंजल इन्वेस्टर करते हैं। उसको एंजल क्यों बोलते हैं, परी क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली बार आते हैं, भगवान के दूत होते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं। प्रोडक्टिविटी एक्टिवली इवन द कॉमर्शियल सक्सेस ऑफ फ्लॉप ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट येट नोन, क्योंकि कॉमर्शियल वो आगे चलेगा प्रोडक्ट नहीं चलेगा अभी तक पता नहीं है। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग एंड फर्स्ट डेवलपमेंट फेज, अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग एंड फर्स्ट डेवलपमेंट फेज के अंदर जो फाइनेंस किया जाता है वो स्टार्टअप फाइनेंस कहलाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। और कोई बच रहा है क्या भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, बस लास्ट टॉपिक बच रहा है, सेकंड लास्ट 33 मिनट हो गए, लेकिन लास्ट टॉपिक अपन कंप्लीट करा देते हैं ताकि अपनी ये यूनिट तो हो, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द कंसेप्ट दैट इज द सम ऑफ मनी वर्थ मोर नाउ देन द सेम सम विल बी द फ्यूचर डेट ड्यू टू हिज अर्निंग पोटेंशियल। अर्निंग पोटेंशियल है ना, अर्निंग पोटेंशियल एंड एंट्री, दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ द फाइनेंस। द सम ऑफ द मनी इज द हेड जनरेटेड द सेम सम ऑफ द पेड इन द फ्यूचर, इट अलाउ द इन्वेस्टर मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट, ठीक अभी समझा। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यह मतलब है कि आज जो अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और उसके इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के अपन उस वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। जो डिस्काउंटेड फ्लो में अपन कर रहे थे, जो एनपीवी में अपन कर रहे थे, उसी को ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला गया है। मीन्स कि आने वाले 5 साल के अंदर ये कंपनी कितनी ग्रोथ करने वाली है और मेरे जो 5000 रुपये के जो शेयर मैंने खरीदे, मान जैसे कि आप सभी को पता है कि विप्रो जब स्टार्ट हुई थी तो एक गाँव के कुछ व्यक्तियों ने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे थे क्योंकि उन्होंने उस कंपनी पर भरोसा किया था। आज उनके वो पर शेयर 10,000 रुपये के 10,000 करोड़ के हैं। कितने के, 10,000 करोड़ के कैपिटल हो गई है उनकी उस 10,000 रुपये के शेयर के इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचिए 30 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया होगा, क्या ट्रेजेक्टरी रही होगी, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन याद रखिए 10,000 के 2 रुपये भी हुए हैं वो 80 कंपनी हो गई। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, इसलिए शेयर मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या कहा जाता है कि जो मनी है उसकी फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करके और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को एस्टिमेट करके, एक तो फ्यूचर कॉस्ट भी हो गई, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी एस्टिमेट करके हम हमारे आज की कॉस्ट डिसाइड करते हैं।
गेटिंग माई पॉइंट? आपको यहाँ तक समझ में आया? बस इतना ही था। 34 मिनट के अंदर अपन ने इसकी थ्योरी निपटा दी। न्यूमेरिकल जल्दी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।